अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कन्हार के पार का चौथा हिस्सा। चंद लम्हों की शदीद कशमकश के बाद उसूल पसंदी पसपा होने लगी। दिलो दिमाग में कमी किसी मामले में यकजा होते हैं। ऐसा जब जब भी हुआ है, इनकी ताकत बेपनाह बढ़ गई है। यहाँ भी यही हुआ। सरताज ने चोर नज़रों से बीबी को देखा और फिर डायरी उठा ली। डायरी को टेबल लैम्प के करीब रख कर वो कुर्सी उठाकर किताबों वाली अलमारी के करीब ले गई। ये अमल इसने कतई बेआवाज़ अंजाम में दिया था। कुर्सी पर चढ़ के इसने कलियात सागर समेत दीगर किताबें तरतीब से रख दी। इसी दौरान इसने देख लिया था कि कदीम अलमारी की गहराई इतनी है कि किताबों के पीछे इस तरह की 10 डायरियाँ छुपाई जा सकती थी। साथ ही इसने तसल्ली कर ली वहाँ कोई और डायरी नहीं थी। रफ्ता रफ्ता जरताज का एतमाद बहाल होने लगा। सुबह 6 बजे से पहले बीबी की आंख खुलने की उम्मीद कम ही थी। जरताज ने टेबल लैम्प जलाया और चाय का एक कप भर कर कुर्सी पे बैठ गई। हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पे इसने अपनी शॉल इस तरह फैला के ओढ़ी थी कि अगर बीबी उठ भी जाए तो डायरी शाल की ओट ही में रहे। जरताज की लाशौर में तहलका सा मचा हुआ था। यूँ महसूस हो रहा था डार से बिछड़ी कूंज की कलबलाहट इसने पहले कहीं सुनी है। लाशऊर मुहतरिक हो चुका था। किसी पल याद आ ही जाता था कि ये कललाहट इसने पहले कहीं सुनी है। जरताज ने धड़कते दिल और कपकपाती उंगलियों के साथ डायरी खोली। एक सफ़ा छोड़ के दूसरे सफ़े के ऐन दरमियान में शिकस्ता उर्दू में लिखा था, अमन और मोहब्बत। वो मुझे मोहब्बत ही तो कहता था। पहला अक़दा खुल गया था। अमन बीबी के शौहर या महबूब का नाम नहीं था। इसी निस्बत से इसके बेटे का नाम भी अमन था और रिज़ॉर्ट का नाम भी अमन रिज़ॉर्ट था। गूंज जैसी कल्लाहट बेटे के लिए नहीं थी, ये तो बिछड़े शौहर या महबूब के लिए थी। जरताज ने सफ़ा पलटा। वो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी, बिल्कुल नीले आसमान पर उड़ते सफ़ेद कबूतर जैसी। सुबह सुबह अम्मा जरदान के घर चले जाना, पहले सिपारा पढ़ना, फिर तख्ती लिखना, फिर वहाँ पढ़ने के लिए आने वाली सभी लड़कियाँ तितली जैसी थी। वापसी पे तख्तियाँ थामे उंगलियाँ अटकलियाँ करती, इधर उधर उठती, घरों को वापस आ जाती थी। ना जाने ये बचपन इतनी तेज़ी से कैसे बीत गया। सर पर बड़ी सी चादर आ गई और साथ में अम्मा की नसीहतों की गठरी। गली में चलते हुए सर उठा के नहीं देखना, ज़्यादा खीखी नहीं करना, वगैरह वगैरह। अम्मा जरदान के घर जाना नहीं छूटा था। कुरान पाक तो कब का पढ़ लिया था। अम्मा जरदान इनके वालिद फ़ौज में थे। इसी सबब शहरों में पोस्टिंग के सबब उन्होंने 4 जमातें पढ़ ली थीं और अब वो अपना सारा इल्म लड़कियां बालियों में मुंतकिल कर रही थी। अम्मा जरदान के घर ही मेरा किताबों से पहला तारुफ हुआ। किताबों की ये दुनिया मेरे लिए बेहद सैरंगेज़ थी। फूलों, तितलियों और जुगनों की बातें करने वाले शायर, मज़ारों पर टिमटिमाते दिए, बर्फ़ज़ारों और सहरा में उतरी चांदनी रातों के बारे में अल्फाज की जादूगरी के मसरूर कुन कर देने वाली नसर निगारी मेरे लिए किसी जादूगर से कम नहीं थे। किताबों में अक्सर शहज़ादे और शहज़ादियों की बातें होती थीं। मैंने ख्वाबों में के देश से आने वाले किसी शहज़ादे के ख्वाब नहीं देखे थे, मगर मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि हाजी गुल बादशाह के घर के आगे एक बागीचे के पास मेरे आते जाते कोई राह में आंखें बिछाए होता है। मैं दिल की धड़कन और कदमों को संभालती यहाँ से हम जोलियों समेत गुजर जाती थी। हाजी गुल बादशाह हमारे इलाके का ज़मींदार था। दूर तक जितनी भी काबिल काश अराजी थी, ज़्यादातर इसी की मिल्कियत थी। इसके अलावा दर्जनों बागात और चंद घरेलू किस्म की सनतें भी इसकी मिल्कियत थीं। गुल बादशाह का ख़ानदान बेहद वसी था। सारे एक ही जगह आबाद थे। इस जगह को शाहों की ड्योढ़ी यानी शाहों का मोहल्ला कहा जाता था। गुल बादशाह कदरे सगीर अपनी पूरी बिरादरी का सरबराह था। ज़ाहिर है अपने ख़ानदान का सरबराह भी वही होता है। गुल बादशाह के 2 और भाई भी थे जो इससे छोटे थे। अम्मा जरदा के घर जाने के लिए इसी शाहों की ड्योढ़ी के पास से गुजरना पड़ता था। यहाँ वो 2 आंखें मेरे कदमों से लिपट ही जाती थीं। एक दिन अम्मा की नसीहतों की गठरी मेरे हाथ से फिसल गई। मैंने निगाह उठाई तो दूर जादू भरी आंखों से टकरा गई। मैंने पल भर में निगाहें झुका लीं। दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई थी। एक गुल बादशाह का बेटा था, अमन शाह था। निगाहों की इस तसादुर में, इन जादू भरी आंखों में शादियाने से
बजा दिए थे अपने कदमों की लड़खड़ाहट पर। मेरे दिल के लिए काबू पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। देर तक ये एहसास कायम रहा, मैं दो आँखों के हिसार में हूँ। इसके बाद मेरे दिल व दिमाग की दुनिया यकसर तब्दील हो गए। सोने के लिए आंखें बंद करती तो वो सामने आ जाता, दुबला पतला सा जादू भरी आंखों वाला नौजवान, जिसके सोने के तारों जैसे बाल पेशानी पे बिखरे थे, गले में सुर्ख कलर का मफलर और साथ में एक फूलों वाली गुड़िया सी 3-4 साल की बच्ची, जो गालिबन इसकी भतीजी थी। किताबों के अलावा मेरा कोई हमराज नहीं था, लेकिन किताबें सुनती कहाँ, उन्हें तो सिर्फ सुनाने की आदत होती है। किताबों की इसी आदत के सबब मेरी अपनी कैफियत लिखने की तरफ माइल हो गई। न जाने क्या हुआ था, मुझे बुखार ने आ घेरा। तीसरा दिन अम्मा ज़रदा के मुसलसल बुलावे के सबब मुझे घर से निकलना पड़ा। मैं अम्मा ज़रदा की सबसे होनहार शागिर्द थी। किताबों से दोस्ती के सबब ज़हनी सतह पर भी कदरें बुलंद हो गई थी, इसीलिए अम्मा ज़रदा को मुझसे गुफ्तगू करना अच्छा लगता था। मेरे साथ भी कभी 2 और कभी 3 लड़कियां भी होती थीं। दिल की बेतरतीब धड़कनों को संभालती हुई मैं आगे बढ़ रही थी। मैंने दूर से देख लिया था, वो पहले से वहाँ मौजूद था। भांजी भी हस्बे मामूल इसके साथ ही बाग के बाहर एक चबूतरा सा था, जहाँ अक्सर अमन शाह के ख़ानदान के बड़े बूढ़े बैठे रहते थे। बागीचे के दरख्त इसके चबूतरे पे साया फगन थे। अमन की निगाहें हस्बे मामूल राह में बिछी हुई थी। अमन की भांजी इसी चबूतरे पे पाँव लटकाए बैठी कुछ खा रही थी। मैंने तहिया कर लिया कि अपनी निगाहों को काबू में रखूंगी। उठते कदमों के साथ इरादा कमज़ोर पड़ रहा था। निगाहों पे दिमाग की गिरफ्त ढीली हो रही थी। दिल था कि मचल मचल के जैसे हाथ से फिसल रहा था। आखिरकार दिल की जीत हुई। निगाहों की लम्हाती तसादुम के बाद मैं आगे बढ़ गई, मगर अभी तक वही निगाहों के सामने था। मेरी एक हमजोली ने मुझे कौनी मारी, नी ताजे क्या चल रहा है? शाहू का लड़का ज़्यादा ही नज़र आने लगा है, तेरे कदम भी यहाँ सुस्त हो जाते हैं। मेरा ताल्लुक़ एक बावकार ख़ानदान से था, किसी किस्म की बदनामी में मोल नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने सख्त लहजा अपनाया। आवाज़ धीमी रख आयशा, किसी के यहाँ खड़े होने से मेरा क्या वास्ता? इस सख्ती ने बात को यहीं दबा दिया, लेकिन मैं अंदर से डर गई। महावरतन था कि इश्क और मुश्क भला कहाँ छुपते हैं। मैं 3 घबरू जवान भाइयों के इकलौती बहन थी। बाप के सर पे भी इज्जत की ऊंची पगड़ी थी। अपने इलाके की रिवाइज से भी मैं बाखूबी वाकिफ़ थी। घर आके मैंने खुद झाड़ी के मानिंद उग आने वाले जज्बात को कुचल दिया। ये खासा मुश्किल था, मगर जब मैंने सोचा कि मेरे भाई जिस तरह सीना तान कर चलते हैं, जिरगे में मेरा बाप ऊंची मसनत पर बैठता है, मेरी किसी जज्बाती हरकत या बदनामी के सबब सब मुमकिन होगा, ये सोचकर जज्बात को कुचलना आसान हो गया था। दिल में जो अमन शाह ने घात लगाई थी आंखों के रास्ते बह गई। अम्मा ज़रदा के घर जाना मैंने छोड़ दिया। वो बुला बुला के थक गई थी। घर से गैर ज़रूरी निकलना भी मैंने छोड़ दिया था। इसके बाद दिल में एक किस्म की बेकरारी सी ठहर गई थी। कभी कभार भांजी का हाथ थामे पेशानी पे सोने के तारों जैसे बाल बिखरे अमन शाह मेरे सामने आ खड़ा होता। जादू भरी निगाहों से इल्तिजा के तमाम रंग सिमटे अम्मा ज़रदा के घर आने की खामोश इल्तिजा करता। मैं बेकरारी से घबरा के मैंने खुदा से लौ लगा ली। मेरी नमाज में बाकायदगी आ गई। दुआओं में खुदा ने करार मांगती थी। हमारे इलाके में शादियां अपनी बिरादरी ही में होती थीं और अक्सर वट्टे सट्टे की होती थीं। गैर बिरादरी में शादियों की मिसाल बहुत कम थी। अक्सर लड़कियों के रिश्ते बचपन में ही तय कर दिए जाते थे और कम उम्री की शादी भी आम रिवाज था। ऐसे मुखलिस इत्तिफाक महज इत्तिफाक ही कहा जा सकता है। मेरा अभी तक कहीं रिश्ता तय नहीं हुआ था। मेरी माँ ने मेरे मामूलात में तब्दीली को फ़ौरन महसूस कर लिया। इसने मुझे टटोलने की कोशिश की तो मैंने साफ बता दिया कि गुलबाज शाह का बड़ा बेटा अक्सर ही रास्ते में खड़ा रहता है। मैं नहीं चाहती कि खामा-खा का कोई फसाना बने। बाप और बेटे की इज़्ज़त मेरे लिए अपनी जान से भी बढ़कर थी। मेरी माँ सदकेवारी हो गई। एक दिन अम्मा ज़रदा खुद ही मेरे घर आ गई और मुझसे बातें करते हुए इनकी निगाहों में गहरी उदासी थी। मैं इस उदासी का सबब जानने के लिए बेचैन थी। कुछ देर बाद ये मौका मैसर आ गया। मेरी माँ और बड़ी भाभी वसी सहन के कोने में मुख्तलिफ बीजों के तेल निकालने में मसरूफ़ हो गई तो अम्मा ज़रदा और मैं अंदर कमरे में आ गए।
चाय वगैरह पहले ही अम्मा ज़दा ने माँ और भाभी के साथ बैठ के पी ली थी। अम्मा ने खिड़की के पास वाली कुर्सी संभालते हुए कहा, मेरा घर आना क्यों छोड़ दिया परी? वो मुझे परी कहती थी। ये सवाल वो माँ वगैरह के सामने पहले ही कर चुकी थी, मगर इस दफ़ा अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। जवाब भी लाजमन मुख्तलिफ ही होना था। मेरे सीने में जो गुबार जमा था वो अम्मा के गले लग कर मैंने सारा निकाल दिया। जो सगी माँ को नहीं बताया वो गहरी हमराज दोस्त जैसी अपनी सुस्तानी को बताया। अपने दिल की कैफियत भी मैंने खोल के रख दी। अम्मा मुझे सीने से लगाए थपकती रहीं। मुझे इनकी बड़बड़ाहट सुनाई दी। ये कमबख्त इश्क भी ना कन्हार की तरह सख्त तरीन चट्टानों में भी रास्ता बना लेता है। गुबार छट चुका तो अम्मा ने मेरी आंखें अपनी नर्म पोरों से साफ करते हुए मेरी पेशानी चूमी। तुझ पर फ़ख्र महसूस हो रहा है परी, तेरा फ़ैसला और इक़दाम सराहने जाने के काबिल है। लेकिन इनकी आंखों में दोबारा से गहरी उदासी उतर आई। मैंने बेचैन होकर पूछा, लेकिन क्या अम्मा? आह, कुछ नहीं। वो बुरी तरह उलझ सी गई थी। कुछ तो था जो अम्मा की ज़बान पे आते आते रुक गया था। मैंने जब ज़्यादा इसरार किया तो अम्मा को हार माननी पड़ी। उन्होंने खिड़की से बाहर जाकर माँ और भाभी अपने काम में मसरूफ़ थीं। घर में और कौन था? अम्मा ने तवील सांस लिया और बोली, अमन मेरे पास आया था। इसकी बड़ी बहन भी साथ थी। इस खबर के धमाके ने मुझे सुनसा कर दिया। मैं अम्मा का मुंह तकने लग गई। क्यूपिड ने जो तीर चलाया था इसने अमन के दिल को घायल ज़्यादा किया है। इतना सा मुंह निकल आया है इसका। बड़ी बहन इसके दिल का अहवाल जानती है। चहीते भाई को लेकर भी बेहद परेशान है। अमन मेरी भी गोद में खेला है। इसकी हालत देखी नहीं जाती, मगर कुछ कर भी नहीं सकती। आखिर में उनके लहजे में गहरी मायूसी उमड़ आई थी। मैंने सर झुका लिया। अमन की हालत का सुन के धचका सा लगा था, मगर इस रास्ते पे कदम ना बढ़ाने का फ़ैसला कर चुकी थी, इसलिए दिल को संभालना आसान हो गया। अम्मा ने मज़ीद कहा, इन बहन भाइयों ने ही मुझे मजबूर करके तेरे पास भेजा है। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। मेरी आंखों में जो कुछ था वो उन्होंने पढ़ लिया था। धीमी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं अमन की कोई सिफारिश वगैरह करने नहीं आई। इसकी बहन का छोटा सा पैगाम लाई हूँ। सांस लेने की लम्हाती वक्फे के बाद बोली, इलाके और दोनों ख़ानदानों की रिवायत से वो दोनों भी बाखूबी वाकिफ़ हैं। दिलों में जो ख़दशात दबे हैं, इनकी किस्मत में सिर्फ हसरत ही बनकर रहना है। अमन ने बहन को बताया है कि शायद इसकी वजह से तूने मेरे घर आना छोड़ दिया। अमन की बहन ने तुझसे दरख्वास्त की है तू अपना मामूल जारी रख। अमन तो अमन है, अमन का साया भी कभी तेरी राह में नहीं आएगा। ये जान के ऐसा लगा जैसे आंखों के आगे अंधेरा सा आ गया हो। मेरी कैफियत को महसूस करके अमन ने एक मुतरहम भरी नज़र मुझ पर डाली और जाने के लिए परतोलने लगी। मैं अब चलती हूँ, तेरी माँ सोचेगी। अंदर घुस के ना जाने क्या बातें कर रही है और अपनी चादर दुरुस्त करने लगी। अंदर घुस के ना जाने क्या बातें कर रही है, वो अपनी चादर दुरुस्त करने लगी। मैंने कहा, आप अमन की बहन से कह दीजिएगा मुझे नए मामलात अच्छे लगने लगे हैं, लेकिन किसी से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। वो दिल पर किसका बोझ ना रखें। अम्मा ने एक दफ़ा फिर मुझे सीने से लगाया। उनकी आंखों में दोबारा उदासी उमड़ आई। वो भी रोज़े रख रहा है और खुदा से तुझे मांग रहा है। तू भी कभी खुदा से मांग दे। वही असबाब पैदा करने वाला है, नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला है। गले में फंसे आंसुओं के गोले के सबब बोलना मुमकिन ना रहा था और ना मैं कहती खुदा से मैंने सुकून मांग लिया है और कुछ मांगते हुए अब शर्म आती है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। अमन की तस्वीर मद्दम होने के बजाय अपनी आबो ताब दिन ब दिन बढ़ाते जा रही थी। मैं सूरत हाल से बेहद परेशान थी। माँ ने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। ख़ानदान में 2-3 लड़के ऐसे थे जिन्हें मेरा जोड़ समझा जा सकता था। मेरे मन में अमन आ बैठा था। किसी और की कहाँ गुंजाइश थी। ये एक लाहासिल मोहब्बत थी, मगर ना जाने क्यों मुझे अदराक सा होने लगा यही लाहासिल मोहब्बत ही अब मेरी सारी ज़िंदगी का हासिल बनती जा रही है। मैंने रिश्तों से इनकार करना शुरू कर दिया तो माँ चौंकी। इसने मुझे टटोला। कुछ था ही नहीं जो इसके हाथ आता। भाभी ने भी खूब ज़ोर लगाया, मगर एक ही जवाब था, मैंने खुदा से लौ लगा ली है, मैं शादी नहीं करना चाहती। बाप और भाइयों तक बात पहुंची। मैं चारों की लाडली थी। मेरी मर्ज़ी के सामने वो बेबस थे। उनके पुरशफ़क़त हाथ मेरे सर पे आते थे और चादर दुरुस्त करके पीछे हट जाते थे। उन्होंने इधर उधर से सुन गुन लेने की कोशिश की, कुछ भी नहीं था। मैं घर से निकलती ही नहीं थी। 24 घंटे माँ और भाभी के कड़े पहरे में थी।
अगर कोई बात होती तो मैं जानती थी यही पुरशफ़क़त हाँ सर भी काट सकते हैं। मैंने खुदा से अपने लिए सुकून मांगा, मन में या मन के होते हुए भी मुझे पुरसुकून मैसर था। हाँ, कभी कभी इंतहाई दर्जे की बेकली सुकून को पर हावी हो जाती थी। इन्हीं लम्हों में मुझे ऐसा लगता जैसे मैं भड़कती आग के अलाव में हूँ। ये कैफियत मुख्तसर दौरे पर ही मेरे वजूद में आती थी। हमारे इलाके में खुदा के एक दोस्त गाजी वली का मज़ार था, जहाँ बहार के महीने में उर्स होता था। ये मज़ार एक दुश्वार गुजार पहाड़ी पे था। उर्स के दिनों में मैं दरवाजे दूर दराज से लोग मज़ार पे मन्नत मांगने आते थे। मकामी लोग भी कसरत तादाद में वहाँ जाते थे। मेरे भाई के घर औलाद नहीं हुई थी। मेरी भाभी शिद्दत से उर्स शुरू होने का मुंतज़िर थी। 3 रोज़ उर्स शुरू हो गया। रात इत्तिफाक से तूफ़ानी बारिश हो रही थी और सुबह पोप फूटने तक मतलब भी साफ़ हो गया। ये बड़ी मौक़ूफ़ सूरत हाल थी। फूलों वाली झील वजूद में आ चुकी थी। गाजी वली के मज़ार के सिम जाते हुए झील रास्ते में पड़ती थी। ना जाने कब से ये रिवायत चली आ रही थी कि साहब मज़ार के लिए नजराने की गर्ज से ये पाकीज़ा फूल ले जाना खुशबख्ती की अलामत समझा जाता है। इसी सबब भाभी की बेचैनी सुबह सवेरे ही दो चंद हो गई थी। भाई के साथ जाने का प्रोग्राम कब से तय हो चुका था, मगर भाई दोनों से इलाके से बाहर गया हुआ था। मेरा बाप और भाई लकड़ी के व्यापारी थे। इस सिलसिले में अक्सर नहीं ही उन्हें दूर दराज की मंडियों में माल लेके जाना होता था। पहले भाभी ने माँ से इजाज़त दी, फिर मुझे साथ चलने के लिए मजबूर करने लगी। मैं कतई साथ जाने वाली नहीं थी, मगर जब माँ की नाराज़गी हद से बढ़ी तो मजबूरन मुझे तैयार होना पड़ा। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों में बेहतरीन सवारी खच्चर था। हमारे बूढ़े मुलाजिम चाचा गुलाब ने 2 खच्चर तैयार करवा दिए थे। हम दोनों खच्चरों पर रवाना हो गए। चाचा गुलाब भी हमारे साथ चल रहा था। इस उम्र में भी वो खूब चाको चौबंद था, सिर्फ थोड़ा ऊंचा सुनता था। गांव से और भी बहुत से लोग मज़ार जा रहे थे। गधे और खच्चरों वालों की तादाद कम थी, अक्सरियत पैदल चलने वालों की थी। एक लख्त के लिए बेख्तियार होकर हुजूम में मैंने किसी को ढूंढने की कोशिश की, मगर अगले ही पल जैसे होश में आकर मेरा सर दोबारा से झुक गया। फूलों वाली झील पर तो जैसे मेला का समा था। दर्जनों मर्द और जन फूल इकट्ठा करने में मशगूल थे। झील सुकड़ रही थी। इसका पानी रखनों और पहाड़ों जर्दों से तेज़ी से गायब हो रहा था। औरतें और लड़कियां बालियां झील के किनारे बैठी फूलों को तेज़ी से सुई धागे की मदद से हारों का रूप दे रही थी। अपनी मदद आपके तहत मैं और भाभी भी इन ठंडे मुअत्तर और पाकीज़ा हफ्त रंग फूलों को सुई से धागे में पुरोने लगे। मैंने जो हार पुरोया इसमें तरतीब और तवाज़ुन का ख़ास ख्याल रखा था। भाभी ने ये बार देखा तो खुश हो गई और साथ ही उन्होंने हाथ रोक लिए। इसका मतलब था कि अब हार मैं ही बनाऊं। भाभी चंद कदम 2 औरतों के एक ग्रुप में जा बैठी। छोटा सा गांव था, सभी एक दूसरे को जानते थे। इस ग्रुप में भाभी की कुछ हमजोलियां थीं। मैं अपने काम में मगन थी जब एक मुतरन्नुम सी निस्वानी आवाज़ मेरी समात में समाई। ज़बान मुकामी इस्तेमाल हुई थी, तो मेरी मदद करोगी? मेरे हाथ में सुई लग गई है। मैंने सर घुमाया और धक से रह गया। मेरे सामने अमन की बड़ी बहन खड़ी थी। इसने एक उंगली की दूसरी हाथ की मुट्ठी में दबा रखा था, मगर चेहरे पे किसी किस्म की तकलीफ़ के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। इसके साथ वही भोले हुए गालों वाली बच्ची थी जो अमन के साथ भी नज़र आती थी। बच्ची के हाथों में कुछ फूल भी नज़र आए। अकब में कुछ फासले पे बज़ाहिर बेपरवाह सा अमन भी खड़ा था। इसके हाथ में खच्चर की रस्सी थी। वो पहले से कमज़ोर नज़र आ रहा था। चेहरा भी मुरझाए फूल की शक्ल इख्तियार कर गया था। मेरा दिल कट के रह गया। मैंने तेज़ी से नज़रें झुकाईं। क्या मदद चाहिए आपको? 2-3 हार पुरो दो तो एहसान होगा तुम्हारा। क्यों नहीं, बस 5 मिनट। साथ ही मेरे हाथ चलने लगे। अमन की हालत देख के तरस आ रहा था। तर्स भी तो मोहब्बत की एक किस्म होती है। बिना किसी अहदो पैमा के ये हमारे दरमियान कैसा ताल्लुक़ जुड़ गया था। बिना बोले में इसकी आवाज़ मेरी समाज से टकरा रही थी। मेरे लिए तुम दुनिया की अजीज़ तरीन हस्ती बन गई हो। मैं सारी ज़िंदगी भी तुम्हारी आस पर गुजार सकता हूँ। मैंने जवाब दिया, मेरे लिए ख़ुद को बर्बाद ना करो। मेरे लिए सब अजीज़ अपने बाप भाइयों की ऊंची पगड़ियां हैं। ठीक इसी पल बच्ची ने अकब से आके अपनी तोतली ज़बान में कुछ कहा था जिसकी समझ तो नहीं आई, मगर मुझे सर घुमाना पड़ा। ये पल जैसे ठहर सा गया। इसने बुरी तरह चौंक के मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी आवाज़ भी इस तक पहुंच गई हो।
फिर ये पल गुजर गया, राब्ता टूट गया। मैं बच्ची की तरफ मुतवज्जो हुई। क्या कहा तुमने गुड़िया? मैंने इसके फूले हुए गालों को छुआ। इस गुड़िया ने हाथ से इशारा किया। एक पीली पड़खड़ियों वाला फूल तैरता हुआ किनारे पे आ गया था। वो वही फूल मांग रही थी। मैंने वो फूल उठा के इसकी तरफ बढ़ाया। हाथों में दबे फूल गिराकर इसने वो बड़ा सा फूल दोनों हाथों में ले लिया। इसके चेहरे की खुशी दीदानी थी। भाभी और इसकी हमजोलियाँ अपना ग्रुप छोड़ के अमन की बहन के पास आ गईं। उनके पहले से ही अलग से अलग थी। इसके दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया था। मेरे कान इसी तरफ लगे हुए थे। एक हमजोली जिसकी अमन की बहन के साथ खासी दोस्ती थी बोली, अरे तुझे तो सब कुछ मनचाहा मिल गया। अब गाजी के वसीले से खुदा से क्या मांगने जा रही है? अंदाज बड़ा मायने खेज था। अमन की बहन की दर्द में डूबी आवाज़ बुलंद हुई, छोटे भाई के लिए कुछ बहुत बड़ा मांगने जा रही हूँ। 50 देगों की मन्नत मानूंगी। पूरे गांव को मिठाई खिलाऊंगी। खी खी की मुश्तरका आवाज़ें उभरी। फिर वही हमजोली बोली, ऐसा भी क्या चांद मांगने जा रही है? इसकी किस्मत का जो चांद है, इसे तो ये चंद साल पहले गोद में उठाए फिरता था। इस दफ़ा बड़ा ज़ोर का कहका पड़ा। अमन की बहन की आवाज़ दोबारा नहीं सुनाई दी। मैं जान गई थी कि अमन की बहन क्या मांग रही है। मैंने जब फूलों के हार इसे थमाए तो बिल्कुल मुझे एक सवाली के मानिंद नज़र आई जो झोली फैलाए अपने भाई के लिए खुशियाँ मांग रही थी। मेरे पास नज़र चुराने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैं लाख चाहने के बावजूद इसकी झोली में कुछ नहीं डाल सकती थी। मज़ार से वापसी पर थकन से बुरा हाल था। खच्चर की सवारी ने जोड़ जोड़ हिला दिया था। मैं सोने के लिए लेटी तो चौंक गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे अमन मुझसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे एक शेर याद आ गया, ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे के संग तुझ पे गिरे और ज़ख्म आए मुझे। मोहब्बत ने ये करामात दिखा भी दी थी तो इस कमबख्त के लिए बग़ैर किसी वसीले के दो दिलों के दरमियान रब्ता करना कौन सा मुश्किल का। मैंने थोड़ी सी कोशिश की तो रब्ता हो गया। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू हो गया जहाँ से मुनक़ता हुआ था। मन की आवाज़ जैसे मेरे वजूद को सुनाई दे रही थी, मैं ख़ुद को बर्बाद कर रहा हूँ तो तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पल पल की खबर है। तुमने क्यों हर रिश्ते से इनकार कर दिया? अपने चचाजाद सैफुल्ला के रिश्ते से भी तुमने इनकार कर दिया। इसके ख्वाब तो बहुत सी लड़कियां देखती हैं, तुम्हारे इनकार ने इसे बावला सा कर दिया। इसे भी अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि कोई लड़की इसके रिश्ते से भी इनकार कर सकती है। बस्ती का सबसे खूबरू नौजवान है, रुपए पैसे की भी कमी नहीं है। इस इनकार की वजह पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, मैंने खुदा से लौ लगा लिए, मैं किसी के ख्वाब नहीं देखती। वो ज़ख्मी दिल धीरे से हंसा। किसे धोखा दे रही हो? ये तुमने महज आड़ ले रखी है। क्यों नहीं मान लेती कि तुम्हारी कैफियत मुझसे मुख्तलिफ नहीं? तुम्हें भी वही रोग लग गया है जो मुझे घुन बन के चाट रहा है। मेरी आंखों से बेआवाज़ आंसू बह रहे थे। अमन को ये बेआवाज़ आंसू भी दुख दे गए। वो बेचैन होकर बोला, क्यों रो रही हो मोहब्बत? जो दुख तकलीफ़ है मेरी झोली में डाल दो। इकरार ने मेरे दिल में धमाल डालना शुरू कर दी है। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अमन बेआवाज़ आंसुओं की रफ्तार बढ़ गई। हमारे दिलों को इस रम्ज़ से आशना करने वाला अच्छी तरह जानता है कि हम रिवायत और खुद साख्ता ख़ानदानी बंधनों में बंधे हैं। वो बेबस परिंदे हैं जो मर्ज़ी से परवाज़ नहीं कर सकते। कम अज़ कम मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहा था कि कोई गैर महरम मेरे दिल में आ बसे। मुझे अमन के आंसू भी अपने दिल पर गिरते महसूस हुए। वो भी रोने लगा था। बोला, इसलिए तो मैंने ज़िम्मेदार हूँ, तुम्हारे रास्ते में मैं ही आया था। अचानक ही राब्ता टूट गया। कमरे में माँ आ गई थी। इसने मुझे आवाज़ दी तो मैंने जल्दी से आंसू खुश कर लिए। मज़ार से वापसी पर मैंने खाना नहीं खाया था, दिल ही नहीं चाह रहा था। माँ मेरे लिए नीम गरम दूध लाई थी। ज़रताज मोहब्बत की इस लाजवाल दास्तान में खोई हुई थी कि अचानक ज़ोरदार कड़ाका सुनाई दिया। ज़मीन हिलती हुई महसूस हुई। ज़रताज बुरी तरह से घबरा गई। लगता था ज़लज़ला आया है। डायरी इसने जल्दी से अपनी चादर में छुपाई थी। गड़गड़ाहट का सिलसिला जारी था। लगता था लैंडस्लाइडिंग हो रही थी। इसके सबब ज़मीन में अर्ताश महसूस हो रहा था, वरना यह कोई ज़लज़ला नहीं था। कपकपाती टांगों के साथ इसने उठ के बीबी का जायज़ा लिया। उनके चेहरे पे बेचैनी थी। इनकी नींद किसी भी वक्त टूट सकती थी। ज़रताज ने जल्दी से किताबों वाली अलमारी खोली और डायरी को नीचे वाले खाने में किताबों के पीछे छुपा दिया। इसे उम्मीद थी कि बीबी को इतनी जल्दी डायरी की याद नहीं आएगी और वो मौका देकर डायरी को इसके असल मकाम पे छुपा देगी। इसने अलमारी अभी बंद ही की थी कि दरवाजे पे धीमी सी दस्तक हुई।
ज़रताज ने जल्दी से उठ के दरवाज़ा खोला। दरवाजे पे घबराई हुई ज़रमीना थी। ज़रताज ने पूछा, क्या हुआ है? ये गड़गड़ाहट किस चीज़ की है? ज़रमीना ने टूटी फूटी उर्दू में जो कुछ बताया, इसका मफ़हूम यही था कि ज़मीन सरकी है। इस दौरान बीबी भी उठ गई थी। गड़गड़ाहट बदस्तूर कम हो रही थी। उन्होंने मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। इस दौरान अमन भी वहाँ आ गया। उन्हें तसल्ली वगैरह दे के वो रिज़ॉर्ट की तरफ चला गया। वहाँ मौजूद मेहमानों को तसल्ली और हौसला देना बेहद ज़रूरी था। घबराहट कम होते ही मुअद्दम हो गई। अगले 1 घंटे में सूरत हाल वाज़ेह हो गई। ढलवान से मिट्टी का एक बहुत बड़ा तोदा सरका था। अपनी जगह आने वाले कई रिहायशी मकान समेत बागड़ा पुल से आ टकराया था। जानी नुकसान के साथ साथ अहम तरीन नुकसान ये हुआ कि इस इलाके का ज़मीनी रास्ता बालाकोट से कट गया था। इस पुल के ज़रिए ही गाड़ियों की आमद रफ्त मुमकिन थी। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।